दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कट-कट करती हैं और कमजोर हो गई है, अगर आपके जोड़ कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाली 7 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आइए इस बारे में विस्तार से और आसानी से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। उसके शरीर में एक समस्या थी। उसकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। उसकी हड्डियों में से कट-कट की आवाज आती थी। उसके दांत भी कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में दर्द होता था। उस लड़के को हर समय ही बेचैनी और कमजोरी सताती रहती थी। उसे किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक गुरु रहते हैं जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़का उन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उन गुरु को कह बताई। इसके बाद उन गुरु ने उस लड़के से बोला कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैल्शियम एक धातु है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, नसों और अन्य शरीर के अंगों के विकास और संरचना के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक क्रियाओं जैसे दिल की गतिशीलता, खून का थक्का, हार्मोन सक्रियता आदि को भी नियंत्रित करता है। आगे वह गुरु कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण है। आइए इसको समझते हैं। यदि आपका आहार कैल्शियम से भरपूर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध उत्पादों, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर कैल्शियम का निर्माण करना भी कम कर देता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। आगे गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या है। आइए वह भी जानते हैं। तभी आप यह जान पाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है, और उसके बाद ही आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। बेटा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्व्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ेगा। शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में ही मौजूद होता है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन पर दर्द रह सकता है। जोड़ों में कटकट की आवाज का कारण भी कैल्शियम की कमी का ही होता है। थोड़ी सी चोट पर फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों में कैविटी बनना और दांतों में सड़न आना जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, जैसे हमेशा थकान बने रहना, मसल्स में दर्द या फिर खिंचाव आना, नाखूनों और चेहरों पर सफेद धब्बे होना, जल्दी नाखून टूटना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, नींद ना आने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का ही कारण है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं, जो अर्थराइटिस होने का कारण बन सकती है। इसके बाद वह लड़का उन गुरु से एक और सवाल करता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आप मुझे यह बताइए कि आखिर यह कैल्शियम की कमी होती क्यों है। मैं रोज अच्छा और शरीर के हित का ही भोजन खाता हूं, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि इसके सीधे से 2 जवाब हैं। पहला, आपके खाने में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा, आप कैल्शियम युक्त चीजें तो खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको शोषित नहीं कर पाती है, यानी वह पदार्थ आपके शरीर को लगते ही नहीं है। यह तब होता है जब आपका पेट खराब रहता है। इसके अलावा धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से ज्यादा, चाय और कॉफी पीने से और ज्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है, और वह है दूध। लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और आजकल लोगों को दूध पचता नहीं है। अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है
तो समझ जाना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है और वह है दूध। लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और आजकल लोगों को दूध पचता नहीं है। अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो समझ जाना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें 7 ऐसे पदार्थ बताने वाला हूं जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। पहली चीज है बेटा चूना। बेटा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि चूना कैल्शियम की कमी को खत्म करने का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन इसको ना कैसे है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, चूना AD बाय ग्रेड होना चाहिए। आपको यहां पर वह चूना इस्तेमाल नहीं करना है जो दीवारों पर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। यह चूना आपको किसी भी पान की दुकान से या फिर किराने की दुकान से मिल जाएगा। बेटा, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप एक गेहूं के दाने जितना चूना रोज दही में मिलाकर ले तो मात्र 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी से हुई समस्याओं में आराम मिल जाता है। बेटा, इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तेलीय वस्तुओं में कैल्शियम का एब्जॉर्ब ज्यादा होता है और दूसरी बात, दही खुद एक कैल्शियम देने वाली चीज है, इसीलिए दही के साथ चूना खाने का मतलब है दुगना फायदा। लेकिन बेटा, अगर तुम दही के साथ इसको नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको किसी सब्ज के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो यह उतना असर नहीं करेगा और पानी के साथ सप्लीमेंट लेने से पथरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए बेटा, आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर दही के साथ लें ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। इसके बाद वह गुरु उसको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सफेद तिल। बेटा, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और वहीं 100 ग्राम तिल में ही 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तिल में होता है। लेकिन बेटा, फिर भी हम दूध को ही सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, इसीलिए दूध की जगह आप सफेद तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सफेद तिल में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्ब को कहीं गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में तो आप बहुत ही आराम से सफेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा तिल गुड़ की चिक्की भी आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको ज्यादा तिल नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आपको तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और उनको थोड़ी तो थोड़ी मात्रा में आटे के साथ मिला लेना है और उनकी रोटियां बनाकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, दली के साथ या फिर सब्जियों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में आप इसके लड्डू गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के तेल में खाना भी पका सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है तो उसको इससे कैल्शियम तो मिलेगा ही साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। इसके बाद आगे गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाना में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आपके जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम यह करता है जिससे आपको चलने फिरने में आसानी रहती है। इसके साथ मखाना में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं जो आपके शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो रोज आपको एक कटोरी भरकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं। आगे वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेटा, यह अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है। इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हड्डियों में ग्रीस को भी बढ़ाते हैं, चिकनाई को बढ़ाते हैं और जोड़ों में अर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आती है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा अखरोट में मैंगनीज और कॉपर भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपकी हड्डी को और जोड़ों को मजबूत बनाता है।
अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट के इस्तेमाल को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और आपको अखरोट साबुत ही इस्तेमाल करने हैं। कभी भी इसका छिलका उतार कर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। आगे गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि कुल्थी की दाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बेटा, अगर बात कैल्शियम के मामले में करें तो कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कैल्शियम देने वाली होती है। इस दाल की 100 ग्राम मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बेटा, लोगों को डर रहता है कि अगर कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी, लेकिन यह दाल जो है वह उल्टा आपकी पथरी को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद गुरुजी 6ठी चीज बताते हुए कहते हैं राजगीरा, जिसे अमरांत या फिर रामदाना कहते हैं। बेटा, यह अनाज की गिनती में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह उपवास के दिन भी खाया जा सकता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह इतने फायदों के साथ आता है कि इसे पूर्ण प्रोटीन युक्त सोर्स माना जाता है। इसमें पूरे के पूरे फायदे आपको मिल जाते हैं। यह आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम भी करता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसके आटे को गूंथ कर इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें या फिर दूध या सब्जियां डालकर इसका दलिया बना लें। आपने लाल साग का नाम तो सुना ही होगा। यह इसी पत्ते के होते हैं जिन्हें चौलाई कहते हैं। इसीलिए जब भी लाल साग आए तो उसको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते और बंद गोभी में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 7वीं और अंतिम चीज बताते हुए कहते हैं रागी। बेटा, रागी डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें पोटेशियम भी खूब होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है जो आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाए रखता है। इसीलिए बेटा, तुम यह समझो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। रागी का डोसा बनता है, आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। आप इसका दलिया बना सकते हैं या फिर आप रागी माल्ट भी बना सकते हैं। यह रागी माल्ट सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए कटोरी में 2 से 3 चम्मच रागी को डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छे से पेस्ट बना लें। उसके बाद एक गैस पर एक बर्तन ले और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबालना शुरू करें। उसके बाद उसमें नमक और रागी का पेस्ट डाल दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें और इसके बाद इसको गिलास में छान लें और इसके बाद आप ऊपर से दही और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। यह पे आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और कैल्शियम से भरपूर है। इसके बाद गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, वैसे तो देसी गाय का दूध कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन अगर आपको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है या फिर आपको दूध पसंद नहीं है या फिर आपको दूध पचता नहीं है तो आप इन चीजों में से कोई भी 2-3 चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो वह भी आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से आपको जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वह भी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, जिस तरह से जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है, वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैल तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ी हुई रहती है, तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है।
और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है मेटाबॉलिज्म के लिए, और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रेसेस पड़ जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फूसिंजियों से और पैरों के तलवों से, गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, यह सब यह दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नक्सीर आना, यह सब शरीर की गर्मी बड़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे। इनमें से 2-3 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। और अगर हम शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो हमारे शरीर की यह सारी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर कर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन वह नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता, गुरुदेव, मुझे बहुत ही दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है। मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल सम से पहले ही सफेद हो चुके हैं। कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह सारी चीज तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ना, ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। को तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप यह समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से, और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी क्रीमी लगाकर इसे ढकने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन यह सब लक्षण रहेंगे। पर आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊं जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज गोंद कतीरा। देखो, अगर कोई चीज ऐसी है
जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है, तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है, और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है, लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं, और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फूलकर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे एक चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देगा। आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है, और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका लीवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में, या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हो, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलव पर लगाते हो और 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा का 100 ग्राम पाक आपको RS में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। यह इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतीरा ही खरीदना है, गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा, भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढक कर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता है। सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से, बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए
आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले। लेकिन मोटी मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज ठंडे पेय पदार्थ। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे। लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जैसे कि स्टिंग। ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स है जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है। ये सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है। इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिए, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आरएस का एक गिलास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक पेस्टिक और प्रमाणित तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक गिलास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंड करेगा। दूसरा ठंडा पेय पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पेय पदार्थ इसमें जबरदस्त न्यूट्रस इलेक्ट्रोलाइट एंटीऑक्सीडेंट हो, उसका मुकाबला ये कल की आई कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है। इसके अलावा आप छूने का सत्त या फिर जो का सत्त किसी किरा की दुकान से खरीद लो। इसमें पानी मिलाकर चाहे आप इसे नमकीन बना लो या फिर मिश्री डालकर चाहे आप इसे मीठा बना लो। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा और शरीर को ठंडक भी मिलेगी। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे। उसके पैरों से बदबू आती है, लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मसाज को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांच धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलव की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है। दोनों पैरों पर अगर आप 2-2 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाएं, तो उसके बाद आपको अपने पैरों को
किसी रुमाल से पोंछ लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओ तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का और कोई लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करना है। देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगता हो, लेकिन बर्फ शरीर में गर्मी ही पैदा करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। और मजे की बात तो यह है कि यह इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं तो कई बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से एल्काइन ज्यादा होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला रहा है। आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात भर भर के रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। यह आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, गिलास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद कतीरा खाएं, धूप में निकले तो सर ढककर निकले, कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ पिएं, रात को सोने से पहले पैरों के तल्लव की मसाज करें और पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बहुत ही जल्दी आपको अब की सा समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर वह गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं और नगर के लोग भी अपने अपने घर को लूट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनके दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनके दबाव से परेशान हो चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? व्यक्ति की यह बात सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएं मैं जरूर उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दबाव का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है
जहां इंसान के आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णता विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दबाव व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास की। तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने ने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है, मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मनन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वह मेरे से जुड़ी हुई है और अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और यह रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। यह विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, तो उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। निन्नी पर बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारे ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वह यह देखते कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हर समय किसी ना किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं। वह लोग यह सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है
जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानी बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, दर्द, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़वाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज भी निकले और अब वह जलकर हो गई। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा, और एक खुश हुआ शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। फिर बौद्ध ने कहा, तीसरी नियम, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर देते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए जीते रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ यह कि धीरे धीरे कच्चर का हम बाल लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहां कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और लोग धीरे धीरे वहां बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर सजो कर रखता है कि किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी थी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में है, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं और 90 से 95% लोग स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वह चीजें निकलेंगे नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि वह सिर्फ एक एक विचार है, लेकिन वह सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगे, प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन के जो सुंदरता है वह वर्तमान के पल्लों को जीने में है। जितने भी लोग अपने शरीर के दिमाग में कुछ गलत चीज लेकर बैठे हुए हैं वह वर्तमान में है ही नहीं, जी रहे हैं। जो 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है वह जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में, वह इसके बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वह वर्तमान में खुद से बो और महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनाकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीज पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उन सब पर ध्यान देकर जब वह अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं।
धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग यह समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करते। यही नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वह खुद के साथ समय बिताना ही भूल जाता है। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत जानने ही पड़ेगी। बहुत से महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारी और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगे। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से खुद की कीमत समझने लगोगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, समझ जाओ वह इंसान खुद से प्यार करने लगा। यही तो खुद से प्यार करना होता है। 6वां नियम, सकारात्मक कपना करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे ही वह अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं, वह बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वह लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊं। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भारी भावनाओं के साथ शुरू करनी चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी तो कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वह समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पेट को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मन पसंद रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे के बीच का समय लगता है और मांसाहार को पचाने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं। इससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारे ओनट के दीवार में चिपक जाता है। फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करनी चाहिए।
जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दवा नियम ब्रह्मांड नीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। यह इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरे की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वह किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की अचूक तरीके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, % लोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग केवल मांसाहार का सेवन करने से होते हैं। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं, इसीलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 48 रोग एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। काश्यप में 999 पर, पीतल के बर्तन में 933 पर, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में सिर्फ 13 से पर पोषक तत्व रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने की 48 मिनट के अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद वह तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मेड़ से बनी पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वहां सरण पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के थैलों से बाल पकने, झड़ने और कमजोर पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वह किसी प्रकार का कोई साबुन, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल नहीं लगाते। वह ब्रह्मचार्य में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या की वजह से पैदा हो रही हैं। अगर हम अब खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें, साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं।